हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट बुक को सुन रहे हैं ऑडियो फॉर्म में। यह बुक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीसीएस, यूकेपीसीएस, आरओ एंड अदर जो वनडे एग्ज़ाम है उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी फैक्ट है और ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। एनसीईआरटी का इसमें समरी है। ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, लेकिन आपको यहाँ से पूरा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आप बहुत सारी बुक, कम से कम 20 से 30 बुक का इसमें समरी है। तो आप बहुत दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको बार बार रटो। इसके फैक्ट तुमको पता होने चाहिए, तो आपका पेपर आपका बढ़िया होगा। ठीक है। तो हम लोग मेडवल इंडिया को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने जहांगीर काल तक पढ़ा था। आज हम शाहजहाँ से इसको मुग़ल को कंप्लीट करेंगे आज के वीडियो में। नेक्स्ट में हम लोग मॉडर्न इंडिया को पढ़ेंगे। ओके। तो पहला टॉपिक है शाहजहाँ। 1627 से 1657 ईस्वी जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहाँ बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम शाहजहाँ का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहाँ ने मल्लिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहाँ आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरमानी ये सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहाँ ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खानखाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहाँ को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहाँ 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद इंसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की। तो याद रखना, उस्ताद इंसा जो है उसके इंजीनियर थे। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी, तो इनको भी याद रखना, जो आर्टिस्ट थे। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितराउदुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है। नोट: पितरादुरा जब संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं तो उसे ही पितरादुरा कहा जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं: दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि। नोट: हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहाँ ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने करवाई। शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर व मीर हासिम थे। वह प्रमुख संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र थे। शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ, जो हिंदी का कवि भी था, को महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर ए अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था।
दारा शिकोह कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। फ्रांसवा बर्नियर दारा शिकोह का चिकित्सक था। शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अरवाह नामक नाम से लिखी। जहां आरा मुल्ला शाह बदख्शी की शिष्या थी। इसने भी कादरी सूफी सिलसिला में दीक्षा ली थी। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल वफ़ा नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी में मार्च 1659 को हुआ। इस युद्ध में दारा को पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर, राजस्थान की कंकवाड़ी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जयसिंह सेकंड ने किया था। शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ द लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद, गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाही गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 15 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। मई 1666 को आगरा के किले के दीवान-ए-आम में औरंगजेब की समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। जजिया कर यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क व स्त्रियों से यह नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध विजय के बाद जजिया की वसूली प्रारंभ की। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया। मुगल काल में बाबर एवं हुमायूं के काल में जजिया प्रचलित थी, किंतु अकबर ने 1564 ईस्वी में इसे बंद कर दिया था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में सर्वप्रथम मारवाड़ में जजिया की वसूली का आदेश दिया। तत्पश्चात राज्य के अन्य भागों में वसूला जाने लगा। जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह के समय 1720 ईस्वी में हुई। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में करवाया। औरंगजेब के समय हुई जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में
तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए, गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने डाली। 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाया, नवरोज का त्यौहार मनाया। कलमा खुदवाना। इसने एक सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी एवं अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। वैश्यों को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली आदि त्योहारों मनाने बंद कर दिए। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी और सरकारी संगीतों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देव राय मंदिर थी। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब, काफिरों का देश, को दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। नोट: औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस वर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। अब देखते हैं मुगल शासन व्यवस्था क्या क्या था, कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे। तो मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस्सद्र व मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था, तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि, मदद ये मास का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा एक डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्र से बचाने का कार्य मुहत्सिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकारों में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे माउदा या दीह कहते थे। माउदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों का नागला कहा जाता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य (सूबेदार
प्रांतों में शांति स्थापित करना प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान होता था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रधान, बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान, फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी, आमिल या अमल गुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी, कोतवाल नगर प्रधान, सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी, आमिल ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की कई नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में, जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि, सयूरगुल या मदद ये मास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 पोजल, नियमित रूप से खेती करने वाले, वर्ष में 2 बार। दूसरा प्रति 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती। तीसरा चाचर, 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती। चौथा बंजर, खेती योग्य भूमि नहीं, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570 से 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। खुद कास्त, वह किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वह निवासी थे। पाही कास्त, वह ये दूसरे गांव जाकर कृषि करते थे। मुजारियन, खुद कास्त कृषकों से कृषि भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र आगरा, भरतपुर के बयाना तथा गुजरात में सरखेज थे। सबसे उत्तम प्रकार का नील बयाना क्षेत्र एवं सरखेज में पैदा होता था। अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार में होता था। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बिहार था। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था। इसका तात्पर्य कारीगरों को अग्रिम भुगतान से था। उत्तम श्रेणी का ऊन और शाल कश्मीर तथा लाहौर में तैयार होता था। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्कों का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपनी समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं। गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान को अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती, इसमें बोई गई फसल की आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन सिक्के। मोहर, यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। संसब अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। यह 101 तोले का था। कौन? संसब। इलाही, यह सोने का गोल आकार का सिक्का था। रहस, यह गोल एवं चौकोर दोनों तरह का सोने का सिक्का था। यह 5.5 तोले का था। आत्मा 25 तोले के सोने का सिक्का। बिनसात 20 तोले के सोने के सिक्का। रुपया चांदी का सिक्का। जलाली चांदी का सिक्का। दरब, चरण, चंदन, दह, कल व सुकी सभी चांदी के सिक्के थे। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था।
दस्तक व्यवसाय परमिट था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। नंबर 1 पैदल सेना, नंबर 2 घुड़सवार सेना, नंबर 3 तोपखाना और चौथा हाथी सेना। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञात होता था। नोट: अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया जा गया। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल बादशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे जिन्हें आदी कहा जाता था। आदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया है और उनके वेतन दूसरे घुड़सवारी से काफ़ी ज़्यादा होते थे। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं शहंशाह किया करते थे और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। आदि 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे आदि भी थे जिनमें से 2 एक ही घोड़े में हिस्सेदारी करते थे। आदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी, दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। अब देखते हैं मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग, गुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का जन्म शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आवरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 में हुआ था। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 एवं 1670 में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। उस समय मनुची भी वहां उपस्थित था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वह 16 अगस्त 1666 में भाग निकले। 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ से वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। कर्नाटक अभियान। (1672) में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट
महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। कर्नाटक अभियान 1676 से 78 शिवाजी का अंतिम अभियान था। इन्होंने 1678 में जिंजी का किला विजित किया जो उनकी अंतिम विजय थी। मात्र 53 वर्षों की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। इनका अंतिम संस्कार राजा राम दूसरी पत्नी सोयराबाई का पुत्र ने संपन्न किया। इनकी मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। नंबर 1 पागा सेना, नियमित घुड़सवार सैनिक। नंबर 2 शिलाधार अस्थायी घुड़सवार सैनिक। नंबर 3 पैदल सेना। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र थे। नंबर 1 स्वराज्य, जो क्षेत्र प्रत्यक्ष मराठों के नियंत्रण में थे, उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। नंबर 2 मुगतई मुल्क ए कदीम, यह वह क्षेत्र था जिसमें वह चौथ एवं स्वदेश मुखी वसूल करते थे। नोट: चौथ एवं स्वदेश मुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व का 1/4 भाग था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। स्वदेश मुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा नहीं करते थे। महाराष्ट्र के प्रमुख संत: ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1275 से 1296 ईस्वी, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक। भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक। नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी, इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोला या विट्ठल थे। वारकरी संप्रदाय के विकास में इनकी भूमिका थी। इन्होंने अनेक भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना की जो अभंगों के रूप में प्रचलित हैं। मराठी के अलावा इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली में गीतों की रचना की। नामदेव को सगुण एवं निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माना जाता है। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। मुखवाणी नामक पुस्तक में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। एकनाथ 1533 से 1599 ईस्वी, इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी, इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। रामदास 1608 से 1681 ईस्वी, महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि। 10 बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। इसमें उन्होंने कर्म दर्शन का उपदेश दिया। इन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। आनंदवन भुवन नामक अपने पुस्तक में रामदास जी ने जातिगत भेदभाव से मुक्ति, स्त्रियों की दशा में सुधार आदि विषयों पर अपने सद्विचार व्यक्त किए। नोट: महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः 2 संप्रदायों में विभक्त था। नंबर 1 वारकरी संप्रदाय अर्थात विठोवा पंथ, कृष्ण को मानने वाले का पंथ, ज्ञानदेव, नामदेव एवं तुकाराम। दूसरा धरकरी संप्रदाय अर्थात राम पंथ, रामदास। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है, तो ये याद रखना। अष्टप्रधान: पेशवा, प्रधानमंत्री, राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख। सरीय नौबत, नौसेनापति, सैन्य प्रधान। अमात्य, राजस्व मंत्री, आय व्यय का लेखा जोखा। वाक्या नवीस, सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष। चिटनिस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। सुमंत, विदेश मंत्री। पंडित राव, धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण। न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान।
शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर निर्धारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया। शिवाजी के मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 एवं 1670 ईस्वी में लूटा। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 को मुगल सेनापति मखरब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख, सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व, सबनीस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य को कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फैलने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से आप इसे हम हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी सिवा गांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बन गया। वर्ना की संधि में यह व्यवस्था की गई कि संभाजी सेकंड राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र मराठा राज्य के दक्षिणी भाग पर, जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी, शासन करे तथा उत्तरी भाग, जिसकी राजधानी सतारा थी, साहू शासन करे। संगोलक संधि बालाजी बाजीराव और राजा राम के बीच हुई। इसके अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां: वारणा की सन 1731, संगोला की सन 1750, सूरत की सन 1775, पुरंदर की सन 1776, बड़गांव की सन 1779, सालाबाई की सन 1782, वसीम की सन 1802, देवगांव की सन 1803, सुरजी अर्जुन गांव की सन 1803, राजापुर घाट की सन 1804, नागपुर की सन 1816,
ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817, मंदसौर की संधि 1818। सूरत की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया तथा युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनाने का भी वचन दिया। नोट: बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हुई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव 1772 से 73 की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा माधवराव नारायण सेकंड की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। अंतिम पेशवा रघुवा का पुत्र बाजीराव सेकंड था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम युद्ध 1782 ईस्वी में सालभाई के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ। इसमें भोंसले एवं सिंधिया की पराजय हुई तथा अंग्रेजों से दो पृथक संधियां करनी पड़ी। देवराव की संधि यह संधि 17 दिसंबर 1813 देवराव की संधि यह संधि 17 दिसंबर 1803 को राघोजी भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई। द्वितीय मराठा युद्ध के दौरान अरगांव की लड़ाई नवंबर 1803 में अंग्रेजों ने राघोजी भोसले को पराजित किया। उसी के फलस्वरूप यह संधि हुई। इस संधि के अनुसार भोसले ने अंग्रेजों को बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। दूसरा सुरजी अर्जुन गांव की संधि यह संधि 30 दिसंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच हुआ। इसके अनुसार उसने अंग्रेजों को गंगा और यमुना के बीच का अपना सारा राज्य तथा जयपुर, जोधपुर एवं गोहद के राजपूत राज्यों के उत्तर के अपने किले और राज्य दे दिए। पश्चिम में उसने अंग्रेजों को अहमदनगर, भड़ोच तथा अजिंठा की पहाड़ियों के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंपा। मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 को होलकर एवं अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि हुई। इसके अनुसार उसने राजपूत राज्यों पर सभी दावे छोड़ दिए। नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव सेकंड ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच पूना की संधि 13 जून 1817 को हो गई। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव सेकंड को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में इसकी मृत्यु हो गई। मराठा प्रशासन देखते हैं। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था, यानी कि पूना, जिसे हजूर दफ्तार कहते थे। हजूर दफ्तर मराठा राज्य में सूबे को प्रांत, तरफ अथवा परगने को महल कहते थे। बड़े प्रांत सर सूबेदार के अधीन होते थे।
इसके अधीनस्थ मामलतदार होते थे जो सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे। देशमुख तथा देशपांडे अन्य जिलाधिकारी थे जो मामलतदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। कारकुन नामक जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। महाल का मुख्य कार्यकर्ता हवलदार होता था तथा मजूमदार और फड़नवीस उसकी सहायता करते थे। ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल होता था जो कर संबंधी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करता था। पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था जो ग्राम की भूमि का लेखा रखता था। कुलकर्णी के नीचे चौगुले होता था जो पटेल की सहायता करता था तथा कुलकर्णी के लेखों की देखभाल करता था। पोतदार सिक्कों के निर्धारित भार तथा धातु की शुद्धता की जांच करता था। इसके अतिरिक्त ग्राम 12 बलूटे शिल्पी तथा 12 अलूटे सेवक होते थे। कोतवाल नगर का मुख्य प्रशासक होता था। गांव में चौकीदार जगला अपराधियों के पता लगाने का काम करता था। अस्थायी भू स्वामित्व प्राप्त लोग मिरासदार कहलाते थे। बटाईदार भूस्वामी उपरिस कहलाते थे। नोट: पेशे से लुटेरे पिंडारी पालपट्टी नामक कर वसूल करने के बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे। अपने लूट के माल में से वे सरकार को 25% हिस्सा देते थे। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहेब थे। ब्रैकेट में सिंधिया ग्वालियर के राजा थे, होलकर इंदौर के, गायकवाड़ बड़ौदा के, भोसले नागपुर के और पेशवा पूना के। तो ये याद रखना। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। ये मेडवल इंडिया कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा 9 नंबर हिस्ट्री का, वो आधुनिक भारत से शुरू होगा। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें। देन थैंक यू वेरी मच।